आज हम आपके लिए लेके आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कुछ, जरा सा देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पहला इसमें दिया 1, दूसरा 2, तीसरा 0, चौथा ये आपका 4। तो आप जानते हैं कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से पहले कोई अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 से प्रारंभ होती है। तो 0 भी 2 से पहले आ रहा है, इसलिए 0 भी अभाज्य नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। 4 को हम 4 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं और 1 से भाग कर सकते हैं, इसलिए 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर कौन सी अभाज्य संख्या होगी? फिर हमारे पास सबसे छोटी यानी एकमात्र अभाज्य संख्या दिए हुए प्रश्नों में 1 हो जाती है। दूसरा प्रश्न का √7 यानी वर्गमूल 7 क्या है? क्या ये परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो देखिए एक एक करके इसका विश्लेषण कर देते हैं। परिमेय संख्या तो वो होती है इसे P/Q के रूप में लिख सकें हैं और उस पर अंडर ना लगा हो, और अंडर लगा हो तो उसका वर्गमूल निकल जाना चाहिए। तो 7 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इस प्रकार की कोई संख्या नहीं है, बल्कि √7 के रूप में दिए जाए, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, जिनको हम पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो होती है जैसे 0 +- 1 +- 2 +- 3। इसलिए इनमें से कोई सी नहीं, सिर्फ एक बची है, कौन सी? सी। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √7 हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ, ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं हुई आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यानी योगात्मक का मतलब अगर किसी का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, जैसे a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता? तो कुछ नहीं करना होता, a लिखो फिर से और उसके सामने माइनस लगा दो। यानी किसी भी संख्या से पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा दें, ऋण का चिन्ह लगा दें, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम हमें मिल जाता है। तो जैसे इसमें कहा 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या करेंगे? 3/5 ही होगा, बस उससे पहले माइनस का चिन्ह होगा। तो 3/5 ये लिखा हुआ और इससे पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये ही इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो इसमें कहा गया संख्या 21 का पूर्ववर्ती क्या है? पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं? 21 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती निकालने का क्या तरीका? उस संख्या में से 1 घटा दें अगर, यानी 21 - 1 कर दें तो 20 आ जाएगा। यानी किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना तो उसमें से 1 घटा दीजिए, तो इसका आंसर इस प्रकार से B हो गया, यानी 20 का पूर्ववर्ती हुआ। देखिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय स्थानीय मान पद्धति में 10 मिलियन बराबर है। इसमें कहा गया 1 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ या 10 लाख या 10,000। अब हमें मिलियन का मतलब समझना है, मिलियन क्या होता है देख लेंगे। यहाँ पे 1 मिलियन का जो मान होता है, 1 मिलियन का जो मान होता है वो कितना? 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख का मतलब है लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। यानी 10 से अगर 1 लाख को गुणा कर दें तो 1 मिलियन आ जाता है। अब उन्होंने पूछा है कि 10 मिलियन किसके बराबर होगा? तो 10 मिलियन का मतलब 5 जीरो ये गुणा 10 पहले था, एक 10 से और गुणा कर दें तो 10 मिलियन आ जाता। तो इस प्रकार से ये आपका कितना हुआ? यानी 1 लाख तो पहले से था और आपके 2 जीरो और इसमें आ गए, है ना। तो इस प्रकार से 1 करोड़ बन गया। कितना बना ये? 1 करोड़। क्या याद रखना है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाता है। अब अगला सवाल देखें, अगर इसका छठा सवाल देखेंगे, छठे प्रश्न का आंसर देखें। इसमें कहा 75, देखिए 75 486 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। आपको याद रखने का क्या तरीका? चलो फिलहाल तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है तो इसे 100 से गुणा कर देंगे और ये 400 इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। यानी 4 लिख के उसके आगे कितने अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। 4 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2। 4 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे तो 400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर इस प्रकार से सी हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 23,895 में 8 का वास्तविक मान है 8, 80, 800 या इनमें से कोई नहीं। तो किसी संख्या का भी वास्तविक मान या उसका फेस वैल्यू अगर निकालनी है तो उसकी फेस वैल्यू या उसका वास्तविक मान वही होता है जो संख्या पूछी जाती है। जो जैसे 5 को पूछेंगे तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 9 पूछेंगे तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा, 8 पूछेंगे तो 8 का स्थानीय मान 8 होगा, 3 पूछेंगे तो 3 का स्थानीय मान 5 पूछेंगे तो 5 का वास्तविक मान 5 होगा, 9 पूछेंगे तो 9 का वास्तविक मान 9 होगा, 8 पूछेंगे तो 8 का वास्तविक मान 8 होगा, 3 पूछेंगे तो 3 का वास्तविक मान 3 होगा। इसी प्रकार से 2 पूछेंगे तो 2 का वास्तविक मान 2 होगा। तो यहाँ 8 का वास्तविक मान पूछा है तो इसका सीधा सीधा आंसर ए हो गया, यानी 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा। अगला देखेंगे बी पार्ट। इसमें कहा 7, 0, 4 तथा 5 से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बतानी। 4 अंक में दिए गए 7, 0, 4 तथा 5। सबसे छोटी संख्या निकालने का जो तरीका है, सबसे छोटी संख्या क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन अगर 0 दिया गया हो तो 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा अंक हो उसे लिखेंगे सबसे पहले। तो 0 इसमें दिया गया तो सबसे छोटा अंक 4, 5, 7 में सबसे छोटा अंक है 4। उसके तुरंत बाद फिर 0 को लिखेंगे, फिर 4 के बाद जो बड़ा आता है उसे लिखेंगे यानी 5, और 5 के बाद जो बड़ा आता है वो 7। तो 40 है, 40, 57 यानी 4000 कितना 4057 इसका आंसर हो जाता। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से? ये सी इसका आंसर हुआ था 4057। अब देखिए इसमें कहा गया है 9th क्वेश्चन है। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा अर्थहीन है। तो हम आपको बता दें ये रोमन लिपि के संख्याएं दी गई हैं। हमने बताया था रोमन लिपि में 7 प्रकार के अंकों को यूज करते हैं हम। जैसे ये फर्स्ट वन आया, एक 5 होता है, एक आपका x होता है b की जगह, एक होता है आपका l, एक होता है आपका c, एक होता है आपका ये होता है आपका c, एक होता है आपका d, और एक होता है आपका l, और एक होता है आपका m। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक हो जाता है आपका m। ये इंडिकेट करता है आपका किसका? ये इंडिकेट करता है 1 को, ये इंडिकेट करता है 5 को, ये इंडिकेट करता है 10 को, ये इंडिकेट करता है 50 को, ये 100 को इंडिकेट करता है, ये 500 को, और ये 1000 को। अब हमने बताया था कि किसी भी अंक को इसमें 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते। दूसरी बात, 3 अंकों को जिसमें 5 आ रहा हो, जैसे 5 आ रहा है यहाँ पर, 50 में 5 आ रहा है, और किसमें सी में, और एक 500 में 5 आ रहा है डी, यानी V, L और D को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ फर्स्ट यहाँ पर I 3 बार रिपीट हो रहा है, XX बार हो रहा है, यहाँ CC हो रहा, यहाँ LL हो रहा है। हमने बताया था L को रिपीट नहीं कर सकते, जिनमें 5 आ रहा है उसे रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए ये उन्होंने पूछा कौन निम्नलिखित में कौन अर्थहीन है, इसलिए ये अर्थहीन हो गया, अर्थात ये आपका आंसर हो गया। इसे इसका कोई मतलब यहाँ नहीं होता। अब एक क्वेश्चन देखिए 10वां। इसमें कहा 7/9 का योगात्मक तत्समक। योगात्मक, बस 2 बातें आपको याद रखनी है। योगात्मक तत्समक पूछेंगे तो किसी भी संख्या को, संख्या से नहीं मतलब कुछ भी संख्या हो, योगात्मक तत्समक हमेशा 0 होता है, और गुणात्मक तत्समक हमेशा 1 होता है। तो योगात्मक पूछा गया तो उसका आंसर आपको 0 देना, गुणात्मक पूछा गया तो उसको 1 देना है। संख्या चाहे कुछ भी हो, संख्या से हमारा कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ 7/9 दी गई है, यहाँ 11/9 दे दें, 4/5 दे दें, 2 दे दें, 5 दे दें, 7 दे दें, सबका जो योगात्मक तत्समक होगा वो क्या होता है? 0 होता है। ये अद्वितीय होता है, ये किसी के लिए चेंज नहीं होता। संख्या कुछ भी हो लेकिन तत्समक जो है योगात्मक वो आपका 0 ही होगा, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाता है।